हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तो चलिए जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ इस चैनल के साथ और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच जो है वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। आप जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर और राइस स्मार्ट हिंदी ऐप को डाउनलोड करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे डायरेक्ट कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। यहां से स्कैन करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा डेली 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक वीडियोस। ठीक है, तो इन सब के साथ इस कोर्स को जो है वो बेहतरीन बनाया गया है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए राइस स्मार्ट हिंदी ऐप पर और यहां पर आपको ढेर सारी क्विजेस और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं यानी कि GP500, ठीक है, GP500 का आप यूज करेंगे तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ जो है वो ये कोर्स मिल जाएगा और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी क्लासें रहेगी। डेली शेड्यूल जो है वो आपके सामने है। ठीक है, डेली हमारी 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो डेली कंटिन्यू हमारी क्लासें चलती है। ठीक है, सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास होती है अवस्थी सर की, उसके बाद श्याम जी सर की मैथ की क्लास होती है, उसके बाद महिमा मैम की क्लास होती है इंग्लिश वोकैब की, और उसके बाद अजय मिश्रा सर की रीजनिंग की क्लास होती है और उसके बाद धीरेन्द्र सर की क्लास होती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो बेहतरीन कंप्यूटर यहाँ पर जो है वो मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये शाम का शेड्यूल है। शाम को 3 बजे से लेकर और शाम को 9:30 साढ़े 10 बजे तक जो है वो क्लासें चलती है। ठीक है, तो आप इन क्लासों को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को क्या करेंगे, बेहतर से बेहतरीन करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपको द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू ईच अदर इज। यानी कि कहा गया क्वेश्चन के अंदर अगर 2 मिरर आपके पास है, ठीक है, 2 मिरर आपके पास है और उनको आपने 30 डिग्री के एंगल पे क्या कर दिया, सेट कर दिया है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? ठीक है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर बनेंगे? ठीक है, 14 बनेंगे, 12 बनेंगे या 13 बनेंगे या फिर 11 बनेंगे? ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक मिरर ये था। ठीक है, एक मिरर मान लीजिए आपके पास क्या था, ये वाला था। एक ये वाला मिरर है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है। एक दूसरा मिरर आपके पास ये वाला है मान लीजिए। ठीक है, और इनको आपने क्या कर दिया, इनको आपने 30 डिग्री के एंगल पे सेट कर दिया। ठीक है, इनका बीच का एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे अगर इनके बीच में हमने यहां पर क्या रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, n इज इक्वल टू वो कितना है, 360 डिवाइड बाय क्या करेंगे, थीटा करेंगे। 360 डिवाइड बाय क्या करेंगे, थीटा करेंगे। यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, थीटा यहां पर क्या है, थीटा है दो जो आपने जो मिरर लगाए हैं उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 360 डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, 30 कर देंगे, क्योंकि एंगल कितना है बीच में, 30 है। ठीक है, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा और 12 से 36 पे कटेगा, यानी कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, 12। ठीक है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इवन नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बनते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बनते हैं। अगर ऐसा हुआ कभी भी कि इवन नंबर ऑफ इमेजेस आ रहे हैं, यानी कि सम संख्या के अंदर आ रहे हैं, या आंसर जो है वो सम संख्या के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस n में से एक माइनस करके आंसर देंगे। यानी कि अगर इवन नंबर के अंदर अगर आंसर आ गया तो हमारा आंसर वो नहीं होगा, जबकि n माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर ओड नंबर के अंदर आंसर आता है हमारा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि n ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो 12 यहां पर आया हमारा आंसर, लेकिन इवन नंबर नहीं होगा, क्या होगा, ओड नंबर करना है हमें। तो 12 में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 11 बनेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, 11 जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर दो आप मिरर को इस तरह सेट कर दो कि उनके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 11 बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन्स इन प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि पूछने की कोशिश आपसे की जा रही है कि
प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कौन सी ऊर्जा जो है वो कौन सी ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है, यानी कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्जन किया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। कौन सी ऊर्जा होगी? हीट एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी के अंदर करते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर, या फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर, या फिर हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर करेंगे, या फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के अंदर, या फिर स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर, ठीक है। किस तरह का कन्वर्जन होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हरे पौधे जो है वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हरे पौधे जो हैं वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फोटो नाम ही आपको बता रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये जो फोटो नाम आ रहा है किसके लिए आता है? फोटो नाम आता है फोटोन के लिए, ठीक है। और फोटोन बोले तो फोटोन रिलेट करता है आपको लाइट से, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो लाइट एनर्जी जो होगी, ठीक है, लाइट एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? वो कन्वर्ट होगी आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होगी? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। और ये केमिकल एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी है? आपका ग्लूकोज, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज होगा C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूर्य की जो एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी लाइट एनर्जी है वो मिलकर किसको बना देंगे? ग्लूकोज को यहां पर बना देंगे, ठीक है। और ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल एनर्जी का रूप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा? आपका जो लाइट एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी कि कहने का मतलब बी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे और वहां पर जाकर पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आप क्या कर लेंगे? डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, सारी क्लासों के। यहां पर आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है, जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। जे थॉमसन को फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, बिल्कुल ये सही बात है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। किस चीज की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे एक साथ। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन्स की, या फिर पॉजिट्रॉन की? तो आप सभी जानते हैं जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है आपका, ठीक है, उसकी डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन पूरा नाम था। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। एक्चुअल में कैनाल रे की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, और वहीं से आपका प्रोटॉन आया है, ठीक है। जबकि प्रोटॉन नाम जो है ना वो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है, प्रोटॉन का नाम जो है प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था। डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो आपकी हुई है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है ये किन्होंने किया था? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। कौन सा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यहां से हुई है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या मिला है? इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। जेम्स चैडविक जो कि रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे, ठीक है, रदरफोर्ड के क्या थे? स्टूडेंट थे, जिन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अच्छा, पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो एंडरसन ने की है। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? एंडरसन ने की है। ये भी क्या रखेंगे? साथ में ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिनेमा स्क्रीन के अंदर जो इमेज बनती है, सिनेमा के अंदर, सिनेमा की जो स्क्रीन होती है वहां पर जो इमेज बनती है, ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। थिएटर के अंदर मूवी देखने जाते होगे, ठीक है, वहां पर क्या बनती है? इमेजेस बनती है, सामने आपके मूवी चलती है, ठीक है। और प्रोजेक्टर सिस्टम वहां पे क्या लगा होता है, ठीक है, वहां पे क्या आपकी पूरी मूवी चलती है। तो वहां पर जो इमेजेस बनते हैं वो कैसे इमेजेस बनते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछने की कोशिश ये क्वेश्चन कर रहा है। रियल इमेज बनते हैं, वर्चुअल इमेज बनते हैं, पॉइंट इमेज बनते हैं, या फिर प्लेन इमेज बनते हैं, कैसे इमेज बनते हैं? तो अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, जब भी कहने का मतलब मेरा ये है
कि एकमात्र रियल इमेज ही ऐसी है जिसको आप पर्दे पे ले सकते हो, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो है उसको आप पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सिनेमा स्क्रीन के अंदर आपको पता है सामने पर्दा लगा होता है और उसके ऊपर क्या चलती है, मूवी चलती है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर कि कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। रियल इमेज हमेशा बनती है किसके अंदर, सिनेमा स्क्रीन के अंदर, ठीक है। सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल बनती है। वर्चुअल इमेज को आप पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस विद नंबर -2 डायप्टर। -2 डायप्टर अगर किसी कौन सा मिरर, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की जो आपको पावर दी गई है वो दी गई है, कॉनकेव लेंस की पावर आपको दी गई है -2 डायप्टर है और उसकी फोकल लेंथ आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है, फोकल लेंथ क्या होगी। तो ध्यान रखें फोकल लेंथ और पावर का जो रिलेशन है वो कैसे है। अगर पावर की बात करें, हम लेंस की पावर की बात करते हैं तो वो पावर होती है 1/f, ठीक है, 1/f। और f यहां पर क्या होती है, f यहां पर होती है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको पावर डायप्टर के अंदर दी जाती है तो लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको आपको मीटर के अंदर रखना होता है। किसके अंदर रखना होता है, मीटर के अंदर रखना होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट, क्योंकि पावर की एसआई यूनिट अगर डायप्टर है तो जो लेंथ है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। तो पावर को जब भी आप डायप्टर के अंदर लिखेंगे तो लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको किसके अंदर लिखेंगे, मीटर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एफ किसके अंदर आएगा, मीटर के अंदर आएगा। और आपको दी गई है कि लेंस की पावर जो है -2 डायप्टर है, ठीक है, यानी कि पी की वैल्यू जो है वो -2 यहां पर है, इज इक्वल टू 1/f, 1 बाय क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, ठीक है। और ये f जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा, मीटर के अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी -1/2, f की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी। लेकिन ये -1/2 क्या बनेगा, मीटर बनेगा, -1/2 क्या बनेगा, मीटर बनेगा, ठीक है, यानी कि आधा मीटर, ठीक है। कहने का मतलब आधा मीटर, ठीक है, हाफ मीटर ये बनेगा। अच्छा, -1/2 मीटर, अगर इसको आप सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, -1/2 तो हमारे पास है ही, गुणा कर देते हैं इसको 100 से, ठीक है। 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, -50 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन के अंदर माइनस जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, माइनस नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है, माइनस प्लस जो होते हैं फिजिक्स के अंदर, जब भी आप माइनस प्लस की बात करेंगे तो वो डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं, ठीक है। वो किसके लिए होते हैं, डायरेक्शन को बताने के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑप्शन के अंदर माइनस का साइन जो है उसके साथ नहीं मेंशन किया गया फोकल लेंथ को, डायरेक्ट आपको आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका, 50 सेंटीमीटर बनेगा। क्या बनेगा, 50 सेंटीमीटर बनेगा। अगर आपको आंसर -50 और +50 दोनों दिए होते तो -50 जो है वो राइट आंसर होता, -50 क्या होता, राइट आंसर होता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन के अंदर नहीं किया गया। क्वेश्चन के अंदर 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आंसर दिए गए। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जो +50 सेंटीमीटर या -, सेंटीमीटर ऐसा ऑप्शन दिया जाता तो आपका आंसर क्या बनता, -50 सेंटीमीटर बनता, ठीक है। क्योंकि पावर किसके अंदर है, माइनस के अंदर है, तो जो फोकल लेंथ है वो भी किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉनकेव लेंस जो होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस की पावर जो है वो हमेशा माइनस के अंदर होती है। कॉनकेव लेंस की पावर जो है हमेशा किसके अंदर होती है, माइनस के अंदर होती है, ठीक है। जैसे चश्मे के नंबर आप बोलते हो ना, चश्मे के नंबर है -1.5 का चश्मा है, या -2 का चश्मा है, -2.5 का है, तो ये माइनस साइन जो है ना वो एक्चुअल में आपको बताता है लेंस के बारे में कि माइनस है अगर साइन, तो चश्मे के अंदर लेंस कौन सा यूज किया गया है, लेंस कौन सा यूज करेंगे अगर माइनस का साइन है चश्मे का, तो कॉनकेव लेंस का, ठीक है। लेकिन अगर चश्मे का नंबर प्लस का है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का यूज उस चश्मे के अंदर हुआ है, ठीक है। उस जो आपका पर्टिकुलर चश्मा है जिसका नंबर प्लस का है, ठीक है, प्लस का 1.5 है, प्लस का 0.5 है, या कुछ भी है, ठीक है। अगर प्लस का है तो इसका मतलब वहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है, अगर माइनस का इसका मतलब वहां पर कॉनकेव लेंस का यूज किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ए बॉडी वेट 5 kg ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे बॉडी का वेट कितना है, 5 kg है। आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है, एट द पोल इट इज लाइकली टू बी वेट, पोल के ऊपर जो वेट है वो कितना होगा, ठीक है। पोल के ऊपर वेट जो है वो क्या होने की संभावना है, 5 kg ही होगा या 5 kg से कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 0 से ज्यादा रहेगा, 0 kg हो जाएगा
या फिर मोर देन 5 kg होगा, यानी कि 5 kg से ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वेट जो है, ये वेट जो टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं? अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है वो उस बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, और वेट को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किसी बॉडी का अगर वेट आपको लिखना है तो वेट बराबर क्या होता है? बराबर होता है m इंटू में g। ठीक है, यानी कि मास इंटू में ग्रेविटी। ठीक है, मास इंटू में क्या लिखेंगे? ग्रेविटी लिखेंगे। यहां पर आपको पता है m क्या है? मास है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन g जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है। ठीक है, यहां पर इक्वेटर है ये। ठीक है, और यहां पर क्या है? ये पोल है। तो g की वैल्यू जो यहां पर है वो मिनिमम होती है। g की वैल्यू पोल इक्वेटर पे क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है। लेकिन पोल पर g की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, g की वैल्यू यहां पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर g की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम, पोल के ऊपर g की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब g की वैल्यू मिनिमम थी तो वेट कितना था? 5 kg था। ठीक है, g की वैल्यू जब मिनिमम थी तो वेट कितना था? 5 kg था। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो g की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ठीक है, g की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब g की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वेट क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर आपका होगा मोर देन 5 kg, यानी कि 5 kg से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो g की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, g की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर g की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब वेट जो है बॉडी का वो ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे वेट क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। और अगर आपको पूछे कि अर्थ के ऊपर किसी बॉडी का वेट मैक्सिमम कहां हो सकता है, तो मैक्सिमम बॉडी का वेट हो सकता है पोल के ऊपर। ठीक है, पोल के ऊपर उसी मास का वेट। ठीक है, मान लीजिए 5 kg मास की बॉडी है या 10 kg मास की बॉडी है, तो उस बॉडी का जो वेट है वो पोल के ऊपर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, पोल के ऊपर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अच्छा, मिनिमम कहां पर होगा? मिनिमम होगा अर्थ के सेंटर पे। अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे सेंटर ऑफ अर्थ की बात नहीं करें तो इक्वेटर पे क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पे वैसे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि g की वैल्यू वहां पे जाके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अगर सेंटर का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ पोल और इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, और पोल पे क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया। डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ए वायर ऑफ लेंथ L made of material of resistivity rho is cut into 4 equal parts। 4 इक्वल पार्ट के अंदर काटा गया। ठीक है, मान लीजिए एक वायर है आपके पास। ठीक है, एक वायर, ऐसी वायर होती है। ठीक है, और वायर की लेंथ L है, और जिस मटेरियल से ये वायर बनी है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इस वायर को 4 बराबर भागों में काट दिया। ठीक है, 4 पार्ट के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कैसे करेंगे? 4 इक्वल पार्ट इसके बना दिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट हमने बना दिए। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी पहले क्या थी? रो थी। अब नई रेजिस्टिविटी जो है हर एक टुकड़े की वो क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नया जो आपका बना, ये 4 टुकड़े यहां पर बन गए। ठीक है, एक ये टुकड़ा बन गया, एक ये टुकड़ा बन गया ऐसे, एक ये टुकड़ा बन गया ऐसे। ठीक है, एक ये टुकड़ा बन गया ऐसे। तो ये 4 टुकड़े आपके बन गए। इनकी रेजिस्टिविटी हर एक की क्या होगी? ठीक है, रो बाई 4 होगी, रो होगी, 2 रो होगी, या फिर 4 रो होगी, क्या हो? तो अच्छे से एक बात का ध्यान रखेंगे। किस बात का ध्यान रखना है आपको? कि रो जो है, ठीक है, रो जो है, प्रतिरोधकता जो है, किसी वायर का जो आपका प्रतिरोधकता है यानी कि रेजिस्टिविटी है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वायर की लेंथ क्या है। वायर की लेंथ क्या है? अब जब हमने इसके 4 टुकड़े किए तो हमने ऐसा तो नहीं किया ना इसका मटेरियल चेंज कर दिया। इसका मटेरियल हमने चेंज नहीं किया, बल्कि इसकी लेंथ हमने क्या किया? चेंज किया। और रेजिस्टिविटी किसी वायर की तब तक नहीं चेंज होगी जब तक मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वही रेजिस्टिविटी रहेगी जो पहले थी। ठीक है, चाहे 4 नहीं, इसके लाखों टुकड़े आप कर दीजिए, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वायर के मटेरियल को हम चेंज नहीं करेंगे या फिर वायर के टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वायर के टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन वायर के डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वायर के डायमेंशन बोले तो
क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और लेंथ के ऊपर रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है। तो पहले अगर इस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो थी, तो अब भी इस वायर के जो भी टुकड़े होंगे उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो ही रहेगी। इसमें बिल्कुल चेंज नहीं आया। इसकी भी रो होगी, ठीक है, इसकी भी रो होगी, इसकी भी रो होगी, और इसकी भी क्या होगी, रो होगी, ठीक है। यानी कि रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी अगर आप वायर की लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो जरूर चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता ना, वो अगर हर एक टुकड़े का पूछते तो 1/4 हो जाता, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाता है इसे 1/4, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि डिपेंड करती है कि आपने कैसा मटेरियल यूज किया है और उस मटेरियल का जो आपने यूज किया है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन के अंदर इतना ही, फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी, जल्दी से बता दीजिए। यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपातिक है, यह तार के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के सीधे अनुपातिक है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, किस पे डिपेंड, मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस जो होगा किसी वायर, भाई रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक वायर की प्रॉपर्टी है ना। अगर वायर की प्रॉपर्टी, तो वायर का मटेरियल आपने कौन सा यूज किया उस पर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है, उस पर डिपेंड तो करेगा। तो पहला जो है, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है आपकी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी वायर का रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। ये रो क्या होता है, ये रो होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी, या इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, पिछले क्वेश्चन के अंदर जैसे आया था। और ये रो जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। और रो अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधा रेजिस्टेंस का लिंक है मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ, कि मटेरियल कौन सा आपने यूज किया है। दूसरा, आर जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आर जो है वो एल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर लेंथ को आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, अगर लेंथ को आप आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया भी था, ठीक है, कि अगर आप 4 टुकड़ों में तोड़ दोगे, इक्वल पार्ट अगर बना दोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है। अच्छा, जबकि ये ए क्या है, ए यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, जबकि यहां पर बोल रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपका आंसर बनेगी, ठीक है। सी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये स्टेटमेंट जो है डी स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, किसके रेजिस्टेंस की बात करें, किसी मेटल के रेजिस्टेंस की बात करें, मेटलिक वायर के रेजिस्टेंस की अगर बात करें और उसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जबकि एक इंसुलेटर या फिर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन मेटलिक वायर अगर आपके पास है, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस बात का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यह क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सीधे अनुपातिक नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है, विपरीत अनुपातिक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक ट्रांसफॉर्मर वर्क विद, एक ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर आपने देखे होंगे, ठीक है, गांव के अंदर लाइट के पाथ के बीच में एक मीटर लगा होता है जिसको आपके ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर बोलते हैं, ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर होता है। किस पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, डायरेक्ट करंट पे काम करता है, या दोनों एसी डीसी दोनों पे काम कर सकता है, एनी सिग्नल, किसी भी सिग्नल पे काम कर सकता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है, केवल दिष्ट धारा पे काम करता है, या एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई संकेत, कोई भी संकेत हो, एनी सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो उस पे काम कर सकता है।
तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी करंट के लिए होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एसी करंट पे ही काम करता है ट्रांसफार्मर, डीसी करंट पे ट्रांसफार्मर जो है काम नहीं करता, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं होता, डीसी करंट पे काम नहीं क्यों नहीं करता? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या काम करता है, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, ठीक है। ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। अच्छा, स्टेप अप का यूज हम करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। वोल्टेज अगर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है वोल्टेज को, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। गांव के अंदर जो लगे होते हैं आपके ट्रांसफार्मर, वो स्टेप अप वाले होते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज को घटाने के लिए होता है, ठीक है। वोल्टेज अगर आपको घटानी है, ठीक है, वोल्टेज डाउन करनी है, तो स्टेप डाउन। आपके मोबाइल के चार्जर के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेप डाउन वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि मोबाइल के अंदर इतना करंट नहीं चाहिए मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो क्या होता है, स्टेप डाउन वाले होते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन और स्टेप अप, ये दो तरह के ट्रांसफार्मर। और बेसिकली ट्रांसफार्मर किसके लिए होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए या वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। लेकिन डीसी जो करंट होता है उसकी वोल्टेज क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। डीसी करंट जो है उसकी वोल्टेज जो है वो ना तो इंक्रीज की जा सकती है और ना डिक्रीज की जा सकती है, ठीक है। डीसी करंट की वोल्टेज जो है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर ओनली एसी करंट पे काम करता है, और दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, एक वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए होता है, एक वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, केवल प्रत्यावर्ती धारा पे ही काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में सही है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सा सही है। और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किसके साथ, सबके अंदर देख लिए, डिस्टेंस के साथ। डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किसके साथ बताना है आपको, डिस्टेंस के साथ बताना है, ठीक है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, पहली बात तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर फर्क क्या होता है। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ध्यान रखें, मान लीजिए कि आप ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और आप बी पॉइंट तक पहुंचे, ठीक है। ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया और आप बी पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है। और कैसे पहुंचे, ए से आप यहां चले गए पहले, फिर यहां चले गए, फिर यहां चले गए, ऐसे भटकते भटकते कहां पर पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। तो ये जो आपने पाथ कवर किया, ठीक है, ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि इतनी दूरी आपने क्या कर ली, तय कर ली। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट जो आपका डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सबसे छोटी जो दूरी है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब ये बात नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आप इसी पाथ के अंदर चले होते तो ये आपका डिस्टेंस भी होता और यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होता। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। लेकिन अगर इस पाथ की, एक नंबर पाथ जो है और दो नंबर पाथ जो है, इनकी हम बात करें तो यहां पर एक नंबर पाथ जो है वो बड़ा है, दो नंबर पाथ क्या छोटा है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन कभी भी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, ठीक है। छोटा कभी भी नहीं होगा, या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि या तो बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस बड़ा हो सकता है। यानी कहने का मतलब अगर उल्टा इसको लिखे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो छोटा हो सकता है डिस्टेंस से या फिर बराबर हो सकता है। यहां पर ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। ऑलवेज इक्वल नहीं होता, ठीक है, हर टाइम इक्वल नहीं हो सकता। हां, हो सकता है बराबर, ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म है कि हो सकता है बराबर, लेकिन ऑलवेज होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑलवेज बराबर नहीं होता, तो क्यों ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत है। इट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस, हां बिल्कुल डिस्टेंस से लेस हो सकता है, ठीक है, इसको पेंडिंग रखते हैं। इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि सी जो है वो कट गया। इट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ऑलवेज
मैंने कहा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा रहे ये जरूरी नहीं है, बराबर भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना आंसर नहीं बनेगा, यानी कि बी जो है वो सही कह रहा है, इट कैन बी लेस देन, हाँ हो सकता है ऐसा कि छोटा हो डिस्टेंस से, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो सी बी ऑप्शन जो है आपका क्या है, राइट आंसर, ठीक है, यह दूरी से कम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कम, कोई समस्या वाली बात नहीं है यहां पर, ठीक है, ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा हमारा, ठीक है, बी क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विच क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, m की पावर 1 होगी, अगर m सिंपल लिखा हुआ है तो m की पावर क्या है 1 होगी, l की पावर -1 और t की पावर -2, डायमेंशनल फॉर्मूला किस राशि का विमीय सूत्र है, किस राशि का क्या है, विमीय सूत्र है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी गई है सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता हूं मैं, ठीक है, बाद में आप मैच कर लेना, ठीक है, किसका है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, एल टी की पावर -1 बनेगा, एल टी की पावर क्या बनेगा, -1 बनेगा। एल जो है वो लेंथ के लिए आता है और जो टी है वो किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है, ठीक है। तो यहां पर मीटर पर सेकंड है तो मीटर लेंथ के लिए आया है और डिवाइड बाय सेकंड किसके लिए आया है, टाइम के लिए आया है, ठीक है। मोमेंटम की अगर यूनिट की बात करें तो क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड अगर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m की पावर बनेगा m l t की पावर -1 बनेगा, ठीक है। m मास के लिए आ गया, l डिस्टेंस के लिए आ गया यानी कि मीटर के लिए, और सेकंड टाइम के लिए आ गया, सेकंड डिवाइड के अंदर है तो इनवर्स हमने लगा दिया, ठीक है। फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट वैसे तो न्यूटन होती है, लेकिन न्यूटन को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखते हैं, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m एक बार आया है, l भी एक बार आया है और t की पावर -2 आई, ठीक है, t की पावर क्या है, -2 आई है, सेकंड की पावर क्या है, 2 है, क्यों, और डिवाइड के अंदर है, डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, m l की पावर -2। प्रेशर की अगर बात करें, प्रेशर की यूनिट वैसे तो पास्कल होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है, लेकिन ये पास्कल क्या होता है, ये पास्कल लिखते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। अब न्यूटन यहां पर देखिए, न्यूटन किसको लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखते हैं, तो यहां पर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना है अगर, ठीक है, ये लिखना है तो क्या लिखेंगे, केजी मीटर डिवाइड बाय क्या है, सेकंड स्क्वायर है, और यहां पर क्या है, मीटर स्क्वायर भी है, तो एक यहां से ये कट जाएगा, नीचे मीटर बच गया, यानी कि यूनिट कुल मिला के क्या बने, केजी, यूनिट कुल मिला के क्या बनी आपकी, केजी मीटर इनवर्स बन गई और सेकंड इनवर्स स्क्वायर है। तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, m की पावर 1 आएगी, l की पावर -1 आएगी और t की पावर क्या आएगी, -2 आएगी, m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2, ठीक है। यही आपसे पूछा गया, यानी कि किसका है, प्रेशर का है, ठीक है। प्रेशर क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है दाब का, किसका होगा, दाब का जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा, m l की पावर -1 और t की पावर -2, ठीक है। फोर्स का तो आप याद रखेंगे, फोर्स जो है उसका बहुत बार पूछा गया एसएससी के अंदर, ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसका तो याद रखेंगे mlt -2, ठीक है, mlt-2, ठीक है। सुबह शाम रात जब भी आपको मौका मिले, ठीक है, mlt-2 आपको बोलना है, ठीक है, mlt-2, ऐसे अगर बार बार बोलेंगे तो अपने आप से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू विच मटेरियल, कौन से मटेरियल से गुजरने पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी कि उस मीडियम के अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर स्पीड क्या होगी, कम, ठीक है, उसके अंदर स्पीड क्या होगी, कम। किसी मीडियम के अंदर अगर लाइट आपको स्पीड निकालनी है लाइट की, तो वो होता है c डिवाइड बाय n, c डिवाइड बाय n।
एन यहां पर क्या होता है, एन होता है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एन क्या है यहां पर, अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक। और सी क्या है यहां पर, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और आपको सब लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इसी को आप सी के द्वारा लिखते हैं, किसके द्वारा लिखते हैं, सी के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। एन की वैल्यू जो है वो वाटर के लिए एन की वैल्यू होती है 1.33, यानी कि वाटर के अंदर अगर स्पीड ऑफ लाइट हम चेक करें तो वो क्या होगी, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.33, 1 क्या होगी 33। एयर की बात करें, अगर एयर के अंदर क्या होगी, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.0003। और अगर एयर के अंदर लाइट की स्पीड की बात करें तो वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 1.0003 लिखेंगे, लगभग यही आएगी, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो होता है 2.42, और डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड कितनी आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2.42 करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है वो सबसे कम आएगी, क्योंकि डिवाइड बड़े नंबर से कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, सबसे कम आएगी। यानी कि डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इनमें से किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। इनमें इन ऑप्शन के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर होगी और सबसे कम किसके अंदर होगी, डायमंड के अंदर होगी। अगर वैक्यूम ना गिवन होता तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती, एयर के अंदर होती, ठीक है। और हम फिजिक्स के अंदर एयर के अंदर लाइट की स्पीड और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड लगभग बराबर मान के चलते हैं। और वो कितनी मान के चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हालांकि एयर के अंदर थोड़ी कम होती है, थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 1.0003 अगर 1 से डिवाइड करते तो आपका 3 × 10⁸ आ जाता, लेकिन थोड़ी सी कम होगी। और लगभग हम यही मान लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एयर के अंदर यही स्पीड आप लाइट की मान के चलते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या होगी, डायमंड के अंदर यानी कि जो हीरा है उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द रेंज ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है उसकी रेंज क्या होती है, किस टेम्परेचर से लेकर किस टेम्परेचर तक मेजर हम कर सकते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर जो है ना, बहुत सारे प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं। जैसे एक होता है आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम थर्मोमीटर, ठीक है, जिसको आप मरकरी थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर या फिर पारे वाला तापमापी जो है उसके नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम थर्मोमीटर। इसके अंदर एल्कोहल का भी यूज करते हैं। और मरकरी जो आपका थर्मोमीटर है, ठीक है, वो आपका लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है तो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर से आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर हो गया तो आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज करेंगे। उसके बाद अगर और ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो आपके पास पायरोमीटर होता है, उससे आप मेजर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत लो जो टेम्परेचर होता है उसको आप हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर से, ठीक है, या मैग्नेटिक थर्मोमीटर से आप उनका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। चलिए, तो यहां पर आपसे पूछा गया प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है उसकी रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया जा सकता है, किससे, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से, ठीक है। 1200 डिग्री से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का अगर तापमान आपको मेजर करना है, ठीक है, सूर्य का बाहरी किरीट जो है उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो किस यंत्र से या किस थर्मोमीटर से मापा गया है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पायरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। पायरोमीटर से के द्वारा हम तारों के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये पायरोमीटर जो है वो रेडिएशन पे काम करता है, ठीक है। कौन सी रेडिएशन पे बेसिकली काम करता है, इंफ्रारेड पे काम करता है। किस पे काम करता है, इंफ्रारेड के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर है, जैसे किसी स्टार का टेम्परेचर अगर मेजर करना है आपको, तो पायरोमीटर का आप यूज कर लेंगे। अगर -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज कर लेंगे। और अगर टेम्परेचर जैसे 30 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है या 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको मेजर करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, मरकरी थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज है आपकी फेवर, जो ताप आपकी होती है, बुखार जो होती है, उसको मापने के लिए आप फारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। फारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं क्योंकि फारेनहाइट स्केल का लिस्ट काउंट जो होता है ना वो कम होता है, ठीक है। इसलिए बुखार को मेजर करने के लिए आप फारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे।
चलिए, तो पायरोमीटर का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अगर बहुत कम आपको टेम्परेचर मारना है, लगभग आपको एब्सोल्यूट 0 डिग्री तक मापना है, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वहां तक मेजर करना है तो आप मैग्नेटिक थर्मोमीटर या फिर हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस तक मापने के लिए। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है आपसे, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल किया गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। किसी बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का आपस में तालमेल क्या है, ठीक है, आपस में रिलेशन क्या है, तभी आप बता पाएंगे कि कितना हो जाएगी, ठीक है, कितने टाइम हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1/4 या फिर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम फॉर्मूला लिखते हैं उसके लिए 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। और अगर किसी बॉडी की काइनेटिक आपको वेलोसिटी क्या कर दी, डबल कर दी, वेलोसिटी क्या कर दी, डबल कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन मानते हैं, स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि हमने डबल की है, ठीक है, 2 गुना किया है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना, 4 गुना क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 4 गुना क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि डबल किया माने पहले आपकी वेलोसिटी मान ले v थी और फिर आपने डबल कर दिया यानी कि 2v कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया तो क्या कर दिया, 2v कर दिया। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 mv² थी। अब नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m × 2v का स्क्वायर करेंगे, 2v का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 m × v का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर है। कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दिल और दिमाग के अंदर क्या रखेंगे, फिट रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। It increases, it decreases, it may or may not be increases, first it decreases and then increases। यानी कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो साउंड की स्पीड जो है वो क्या रहेगी, ठीक है। मान लीजिए टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से साउंड की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, हमेशा ध्यान रखेंगे टेम्परेचर को जब भी हम इंक्रीज करते हैं तो साउंड की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो साउंड की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है आपकी 0.61 मीटर पर सेकंड, इतनी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है साउंड की स्पीड, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, 0.6 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, तो क्या हो जाएगी, इट इंक्रीजेस, ठीक है, यह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यह क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यह बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द वेट ऑफ बॉडी वोज मास इज 30 kg एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी। तो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि वेट आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है, किसी बॉडी का अगर वेट आपको निकालना है तो वेट निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, W वेट इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में G होता है, M इंटू क्या होता है, G होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर अर्थ के सेंटर की बात करें, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें तो वहां पर G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। केंद्र पर अगर बात करें, केंद्र पर अर्थ के सेंटर पे बात करें तो G की वैल्यू यहां पर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, G की वैल्यू यहां पर क्या होती है, 0 होती है। और अगर G की वैल्यू 0 हो गई तो वेट हमें निकालना है, वेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M इंटू में G लिखेंगे, और G की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थ के सेंटर पे G की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ये बात का क्या रखेंगे, ध्यान रखें। अर्थ के सेंटर पे G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अर्थ के ऊपर G की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, पोल पे होती है, और अर्थ के ऊपर G की मिनिमम वैल्यू किस पे होती है, इक्वेटर पे होती है, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने क्या किया, सारे क्वेश्चन जो है वो एंजॉय किए। ये हमारा एक IPL का मैच है जो कि होने वाला है, किसके बीच में होगा, मिस्टर कोहली यानी कि हमारे हंसराज सर और हमारे श्याम सर,
ठीक है। श्याम सर आपको रीजनिंग करवाएंगे और हंसराज सर आपको बताइए, ठीक है, लाइट पिलर ऑफ मैथ है। तो मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, ये क्या है, 13 मई को आपको शाम को 13 मई शाम को 4 बजे आपको आना है क्लास के अंदर, क्लास को ज्वाइन करना है और अच्छे से आप इस मैच का आनंद लेंगे, ठीक है। ये आईपीएल का मैच जो है, ये मान के चलो कि ये फाइनल मैच है, ठीक है। इससे अच्छा जो है वो मैथ और रीजनिंग मैं कहूँ कि मैंने आज तक इससे अच्छी जो है मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ी है। तो आप भी इस क्लास का जरूर एंजॉय करेंगे, ठीक है, जरूर अच्छे से आएंगे आप और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो एंजॉय करनी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।